कल हम लोग बात कर रहे थे कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, और इसका एक्सप्लेन भी करके चलने से एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा किया हम लोगों ने। और आज हम लोग ये थोड़ा देखते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में एक डायग्राम के द्वारा भी इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस चित्र के अनुसार, इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसको देखिएगा आप लोग कि यहाँ नीचे जो है एक्स अक्ष पर जो है जनसंख्या का आकार दिखाया गया है, और वाई अक्ष पर जो है प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। सबको दिखाई दे रहा है ना? तो इसमें यहाँ इसको एक स्पष्टीकरण इसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए कि यहाँ चित्र के अनुसार एक्स अक्ष पर जनसंख्या का आकार और वाई अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया है। यहाँ APV एक वक्र जो देख रहे हैं आप लोग, ये वक्र जो है, ये कर्व जो है प्रति व्यक्ति आय को दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें चित्र के अनुसार ये देखा जाए तो OM जनसंख्या जो है वो अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु को दर्शा रहा है। देश की जनसंख्या में OM तक जनसंख्या वृद्धि होने की स्थिति तक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। जब देश की जनसंख्या OM हो जाती है, देख रहे हैं आप लोग, तो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है, जो कि चित्र में MP के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, MP ये रेखा है, और M से पूर्व या उसके बाद प्रति व्यक्ति औसत आय MP से कम है। यहाँ हम देख रहे हैं डायग्राम के अनुसार जो है, तो यदि जनसंख्या में वृद्धि OM से अधिक होती है चित्र के अनुसार, तब प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? घटने लग जाएगी। या हम ये कह दें कि OM से अधिक जनसंख्या बढ़ने पर जो है देश में जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ OM से अधिक की स्थिति, यहाँ OM तक देश में जनसंख्या वृद्धि उचित है और इसके पश्चात नहीं है। तो ये चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट देखने को आ रहा है। तो OM जनसंख्या से पूर्व की स्थिति में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। जैसे चित्र में हम लोग देखा है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है OM से पूर्व की स्थिति में, और तथा जनसंख्या कैसी स्थिति में? न्यूनतम जनसंख्या के रूप में दिखाया गया। और OM बिंदु के पश्चात यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? अति जनसंख्या की स्थिति है। तो यहाँ क्या है? क्योंकि यहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है। तो ये इस तरीके से भी इस कंसेप्ट को स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक जो है संयोजन अभाव की मात्रा क्या है, अर्थात ये असंतुलन वाली स्थिति क्या है। तो अनुकूलतम बिंदु से जनसंख्या का दाईं ओर जाना या बाईं ओर हटना, ये असंतुलन की स्थिति का सूचक है, जिसे हम संयोजन अभाव की स्थिति भी कह सकते हैं, संयोजन अभाव की मात्रा वाली स्थिति भी कह सकते हैं। तो डाल्टन ने यहाँ बताया कि किसी देश में जनसंख्या में ये संयोजन अभाव की मात्रा की यदि गणना करनी है, तो यहाँ उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया जिससे अर्थव्यवस्था में संयोजन के अंतर को मापा जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि M = A - O/O। ठीक है, यहाँ हम इस कंसेप्ट फॉर्मूले में देख रहे हैं कि M = क्या है? हमारा संयोजन का अंतर है। ठीक है, और दूसरा A जिसे हम लोग क्या करके चल रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन, वास्तविक जनसंख्या जिसे हम लोग कहते हैं, और O जो है वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या है। तो यहाँ यदि इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करके चलें हम लोग, तो यहाँ देखते हैं कि M जो है, यदि M का मान 0 है, द वैल्यू ऑफ M = 0, तो वास्तविक जनसंख्या और अनुकूलतम जनसंख्या बराबर है। ठीक, यदि M का मान ऋणात्मक है, द वैल्यू ऑफ द M इज नेगेटिव है, तो न्यूनतम जनसंख्या का द्योतक है। और यदि M इज ग्रेटर देन O, तो यहाँ जो है या जैसे न्यून जनसंख्या के साथ हम लोग कह सकते हैं उसे अल्पविकसित भी मान सकते हैं। यदि M का मान धनात्मक है, इफ M इज पॉजिटिव, तो देश की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक है, अर्थात वह जनाधिक्य की स्थिति है। तो यहाँ तीनों कंसेप्ट इसमें से क्लियर हो जाते हैं, और ये डायग्राम भी आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। अब एक और बात हम लोग लेकर के चलते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु क्या है, वो स्थिर है या गतिशील है। द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इसे स्टैटिक और डायनामिक।
तो यहाँ अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु जिस पर देश के प्रति व्यक्ति की आय अधिकतम होती है स्थिर बिंदु होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि गतिशील बिंदु भी हो सकता है। इसके संबंध में निर्णय करना बहुत कठिन है कि ये गतिशील है या स्थिर है। किसी भी देश की अनुकूलतम जनसंख्या उस देश के उत्पादन के साधनों और उनकी कार्यकुशलता के बारे में, वहाँ की प्राविधिक जिसे कहें टेक्निकल नॉलेज, प्राविधिक ज्ञान के स्तर पर, पूंजी पर, ये इस पर डिपेंड करती है। यदि इन साधनों की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना हो तो निश्चय ही अनुकूलतम जनसंख्या का जो बिंदु है वो स्थिर होगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन किंतु वास्तव में देश के इन साधनों में निरंतर परिवर्तन होना संभव है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही हैं। खनिज संपत्ति में भी लगातार वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक साधनों की जनसंख्या में वृद्धि के भी निरंतर प्रयास किए जाते रहे। तो वास्तव में अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों की उपलब्धता से सीधे तौर से जो है क्या है, ये जुड़े रहते हैं। यदि इन साधनों की उपलब्धता घट जाएगी तो यह बिंदु भी घट जाएगा। यदि साधनों की उपलब्धता में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है तो यह बिंदु कैसा होगा, स्थिर बिंदु होगा। ठीक है। अब यहाँ यदि इन साधनों की उपलब्धता बढ़ोतरी हो जाती है तो यह बिंदु भी आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ऐसा इस सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ इस प्रकार से किसी देश के लिए एक विशिष्ट समय में या परिस्थितियों में अनुकूलतम जनसंख्या सदा के लिए अनुकूलतम नहीं रहेगी। ये बात निश्चित तौर पर समझने की है कि ऐसा नहीं कि यही हमारा अनुकूलतम बिंदु बना रहेगा। जनसंख्या भी बढ़ती है तो वास्तविक आय भी बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, लेकिन उन सब के बीच में भी एक स्थिति ऐसी आएगी जो अनुकूलतम मान ली जाएगी। लेकिन हमेशा के लिए उसे स्थिर मान के चलें तो ये असंभव है, या ऐसे ठीक नहीं कह सकते। अर्थात ये हम लोग कह सकते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या कोई निश्चित बिंदु नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनशील बिंदु है। ठीक। तो इसके द्वारा जैसे हम डायग्राम के द्वारा भी स्पष्ट करके चल रहे थे, तो यहाँ इसके अन्य बिंदु भी हो सकते हैं। जैसे हम मान के चलें कि इसका एक डायग्राम और भी इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब अनुकूलतम जनसंख्या OM है तो प्रति व्यक्ति आय हमने PM मान ली, PMI निकल करके, तो उत्पादन की विधियों में सुधार और उत्पादन के साधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने के कारण अनुकूलतम जनसंख्या हमारी OM के बजाय OM1 भी हो सकती है। जब तथा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ करके हमारा जहां हम PM मान रहे हैं वहां उसको P1M1 भी हो जाएगी। ऐसे ही देश में उत्पादन की विधियों में और अधिक सुधार किया जाए तो उत्पादन के साधनों की उपलब्धता में और अधिक सुधार हो सकेगा। और ये जो है अनुकूलतम जनसंख्या बढ़ करके हमारी OM1 से फिर OM2 भी हो जाएगी। और यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ करके जैसे PM था यहाँ फिर P1M1 बन जाएगा, फिर P2M2 हो जाएगा। तो ये भी इस तरीके से ये बिंदु जो है निकल करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुकूलतम जनसंख्या का जो बिंदु है वो स्थिर नहीं बल्कि क्या हो सकता है, ये गतिशील भी होगा। ठीक है। तो इसका भी एक डायग्राम बनाया जा सकता है इस तरीके से। हम लोग अभी इस डायग्राम से जो क्लियर हुआ, प्रोफेसर क्लार्क के द्वारा भी इसमें जो है कुछ परिवर्तन बताए। इस संसार में सदैव परिवर्तनशील प्रक्रिया है और परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्लार्क के द्वारा 5 परिवर्तन इसमें बताए गए। उन्होंने एक तो बताया कि जनसंख्या में वृद्धि ये निश्चित नहीं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भूमि में निरंतर पूंजी में निरंतर वृद्धि ये परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ये स्थिर नहीं रह सकती। या औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन ये भी एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी स्थिर नहीं रह सकता। या उत्पादन की जो पद्धति हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो भी परिवर्तनशील प्रक्रिया के अंदर। और उपभोक्ता की रुचि में ही परिवर्तन हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जिस विषय की या जिस वस्तु की मांग आज है वो कल बराबर बनी रहे, उसमें भी परिवर्तन देखने को निश्चित तौर पर मिलता है। तो ये क्लार्क के द्वारा स्पष्टीकरण इसमें दिया गया। तो वास्तव में ये सब परिवर्तन सांसारिक मंच पर इतनी तीव्रता से देखने को मिलते हैं कि विभिन्न समयों पर विभिन्न जनसंख्या के आकार की आवश्यकता का अनुभव होता है। इस प्रकार से ये अनुकूलतम बिंदु स्थिर नहीं बल्कि इसे हम लोग गतिशील प्रक्रिया भी
है मान सकते हैं, इसे ना स्थिर कह सकते हैं और ना ही गतिशील हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ये देखने को मिलता है। अब यहाँ प्रश्न एक और आ जाता है कि इस संबंध में डाल्टन और रॉबिन्स के विचार भी कुछ हमारे, चूँकि जो अर्थशास्त्री हुए मुख्य रूप से, इन्होंने भी अपने विचार कुछ रखे हैं। तो इस संबंध में डाल्टन और रॉबिन्स के विचार पर भी ये थोड़ा सा हम लोग देख करके चलें तो यहाँ इनके जो विचार हैं उनमें भी थोड़ा सा मौलिक मतभेद है। और मौलिक मतभेद किस बात को लेकर के है कि जनसंख्या के अनुकूलतम बिंदु के संबंध में दोनों मतभेद इस पर हुआ। यहाँ हम लोग मान के चलते हैं कि डाल्टन के अनुकूलतम जनसंख्या की जो व्याख्या है वो व्यक्ति और उसकी आय से व्याख्या व्यक्ति तथा उसकी आय से संदर्भ की से जोड़ दिया है उसको, लेकिन रॉबिन्स ने इसको समाज और औसत सामाजिक उत्पादन से जोड़ दिया है। तो दोनों में ये देख करके चले हम लोग तो यहाँ जो है रॉबिन्स का जो विचार निकल करके आता है वो ठीक महसूस होता है। अब दूसरा बात हम लोग ये भी लेकर के चलें कि यहाँ जनसंख्या का जो अनुकूलतम बिंदु है और अन्य आर्थिक तत्वों में भी संबंध स्पष्ट किया है इन्होंने। तो डाल्टन ने जनसंख्या के अनुकूलतम बिंदु का जो अध्ययन किया है वो अन्य आर्थिक तत्वों के संदर्भ में नहीं करता है, लेकिन रॉबिन्स इसे उपभोग से जोड़ करके चलते हैं। उपभोग से जोड़ा गया रॉबिन्स के द्वारा, लेकिन रॉबिन्स ने इसे उपभोग से जोड़ दिया। अब यहाँ जैसा हम लोग डायग्राम से देखा कि जनसंख्या वृद्धि पी बिंदु के आगे भी होती है, तो डाल्टन के मतानुसार इसे अति जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और इस संदर्भ में रॉबिन्स के अनुसार पी बिंदु के पश्चात जनसंख्या वृद्धि उस समय तक वांछनीय है जब तक कि अतिरिक्त जनसंख्या तथा उत्पादन करती है, उतना उत्पादन करती है जितनी कि उसे उपभोग करती है, जितना उसका उपभोग करती है उतनी ही जनसंख्या जो है अतिरिक्त जनसंख्या उसका उत्पादन करती है। तो यहाँ हम लोग लेकर के चलें, यदि फॉर्मूला के तौर पे लेकर के चलें तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल कंजम्पशन, अर्थात हमारा जो सीमांत उत्पादन है वो सीमांत उपभोग के बराबर हो जाएगा। तो इसे जो है अर्थात जब तक नहीं हो सकता जब तक कि जनसंख्या वृद्धि उचित है। अब तीसरी बात हम और लेकर के चलें, जनसंख्या के अनुकूलतम बिंदु की व्याख्या में डाल्टन का ध्यान जो है उत्पादन पर चला गया और वितरण पर, दोनों पर चला गया, लेकिन रॉबिन्स का जो विचार है वो केवल उत्पादन पर है। ठीक है, तो यहाँ इस विषय में भी जो है ये अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करके चलें कि डाल्टन के विचार जो है ये अधिक व्यावहारिक है, ये भी विचार जो है सैद्धांतिक है। रॉबिन्स का जो विश्लेषण है वो सैद्धांतिक प्रतीत होता है, लेकिन इसका कारण यह है कि उन्होंने औसत सामाजिक उत्पादन को महत्व दिया। और रॉबिन्स के अनुसार ये देश में प्रत्येक व्यक्ति लाभपूर्ण और लाभपूर्ण ढंग से रोजगार से लगा हुआ है में लगा है, तब अति जनसंख्या जो है, अति जनसंख्या का कोई भय नहीं रहता है, ऐसा विचार जो है इन्होंने रखा है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि पर्याप्त आय अथवा सामाजिक आय, दोनों को ही मापना व्यावहारिक दृष्टिकोण से बहुत आसान नहीं है। तो इस संबंध में डाल्टन का जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय का विचार है वो अधिक व्यावहारिक महसूस होता है। तो इस संबंध में डाल्टन के और जो है रॉबिन्स के विचार भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रन पे बात करते हैं। थैंक्स।